हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी के द्वारा निकाले गए मॉडल सेट 1 का प्रैक्टिस करेंगे। इसमें टोटल 35 क्वेश्चंस होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक एक अंक के होंगे और हर एक प्रश्न अनिवार्य है। हर एक प्रश्न में आंसर के रूप में आपको 4 ऑप्शंस, 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें कि एक विकल्प सही होगा। और अगर आप कोई गलत ऑप्शन चूज करते हैं तो उसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एट द पॉइंट। तो इसके लिए आपको जरूरत होगा, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है, लेट पॉइंट चार्ज इज क्यू, और वहां से आर डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट हो तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल होता है, एज यू नो, इसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। तो इस फॉर्मूला में आप देख सकते हैं कि इफ चार्ज इज पॉजिटिव, तो ये जो पोटेंशियल है डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इट मींस अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो हमारा पोटेंशियल डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि आर जो है वो डिनोमिनेटर में है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आर अगर डिक्रीज होता तो भी इंक्रीज होता, और अगर आर इंक्रीज होता तो हमारा भी डिक्रीज होता, उल्टा रिलेशन होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस हमारा इंक्रीज कर रहा है, तो डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये इनवर्सली रिलेटेड है। तो उल्टा रिलेशन होगा, डिस्टेंस के इंक्रीज होने से पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डिक्रीजेस। सो इसका सही ऑप्शन है बी, ये घटेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम लोग बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, two charges sphere are separated at a distance d, exert a force F on each other. If charges are doubled and distance between them is doubled, then the force is। तो इस क्वेश्चन में दो चार्जेस हैं और वो चार्ज स्फीयर पर हैं। तो ये हमने दो स्फीयर कंसीडर किया और दोनों के बीच का डिस्टेंस है d। दोनों एक दूसरे पर, सपोज करते हैं कि दोनों पर सेम चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा बाय अ फोर्स F। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इफ चार्जेस आर डबल्ड, अगर हम लोग चार्ज को, सपोज करिए अगर फर्स्ट पर चार्ज होता Q1 और सेकेंड पर चार्ज होता Q2, तो इस कंडीशन में जो फोर्स लगता फर्स्ट कंडीशन में, द फोर्स विल बी, लेट इट F1, इसका वैल्यू होता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। और सेकेंड कंडीशन में, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा गया है, चार्ज को अगर डबल कर दें केस 2 में, Q1 को हम लोग इंक्रीज कर दें, दैट इज 2Q1, और दूसरे पर जो चार्ज है उसको भी हम लोग इंक्रीज कर दें, दैट इज 2Q2, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी हम लोग बढ़ा दें। स्फीयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज करके, हम लोग पहले d था, नाउ हम लोग अब इंक्रीज करके अगर उसे 2d कर दे रहे हैं, तब जो फोर्स लगेगा, लेट इट F2, और उसका जब वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आपको फर्स्ट चार्ज के जगह पर लिखना होगा 2Q1, सेकेंड के जगह पर लिखना होगा 2Q2, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ऑफ कोर्स वो डिस्टेंस हमारा 2d का होल स्क्वायर। लेट इट सेकेंड, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
ये 2 इंटू 2 4 और 2 का स्क्वायर 4, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, मीन्स आपको मिलेगा Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। तो ये जो आपको रिजल्ट मिला, तो फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि F1 का वैल्यू और F2 का वैल्यू दोनों वैल्यू सेम है, मीन्स F1 इज इक्वल टू F2। मतलब जो हमारा फोर्स है वो सेम रहेगा। फर्स्ट कंडीशन में अगर फोर्स F लग रहा है तो सेकेंड कंडीशन में भी फोर्स F ही लगेगा, इट विल नॉट चेंज। और इसको आप क्वालिटी वाइज भी एनालिसिस कर सकते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस से भी कर सकते हैं कि अगर डिस्टेंस चार्जेस को हम लोग डबल कर दें तो चूंकि चार्जेस का प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है तो वो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो डिस्टेंस को हमने चूंकि डबल किया है तो उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप करेंगे, तो ये सारे चीज को सॉल्व करने पर ये आपको 1 ही आएगा, मतलब आपका फोर्स चेंज नहीं होगा। तो सेकंड का आंसर हमारा होगा ए, दैट इज एफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े। थर्ड है द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच रिलेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। ग्रेडियंट क्या है? तो ये वोल्टेज डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो चेंज हो रहा है, दैट इज dv बाई dx, दिस वन इज द ग्रेडियंट। और इसका हमें निगेटिव लेना है, दैट इज माइनस dv बाई dx, और ये हमारा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमें बताता है कि अगर x को हम लोग इंक्रीज करें इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ x, और हमारा वोल्टेज जिस डायरेक्शन में डिक्रीज करे, क्योंकि ये निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट है, तो हायर से लोअर की तरफ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ये रिलेशन हमें बताता है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो जैसा कि आप जानते ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है, और पॉजिटिव चार्ज पे पोटेंशियल ज्यादा होता है, निगेटिव चार्ज पे पोटेंशियल कम होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज originates from higher potential and terminates towards lower potential. So that's why relation is electric field is minus dv by dx, जिसे कि हम लोग निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, थर्ड का ए। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन 4, a positively charged glass rod attracts an object। तो कंसिडर करिए कि आपके पास एक पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रॉड है, तो डेफिनेटली ये अट्रैक्ट करेगा निगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को। अगर ये निगेटिवली चार्ज्ड है तो उसको डेफिनेटली अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अगर एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को लाते हैं, जैसे कि पीस ऑफ पेपर को लाते हैं, तो ये पीस ऑफ पेपर को भी अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी रखता है। व्हाई? As you know, due to electrostatic induction, इस पीस ऑफ पेपर में जो निगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज रॉड के साइड में अट्रैक्ट होंगे, मतलब निगेटिवली चार्ज अपर फेस के तरफ, और पॉजिटिवली चार्ज जो है वो रिपेल होंगे, तो वो दूर वाले फेस पर जाकर एक्यूमुलेट होंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर अगर प्लस क्यू चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है तो यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज होगा। अब निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, ग्लास के पॉजिटिव चार्ज और पेपर ऑफ पीस के निगेटिव चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कम है, और पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, मतलब d1 कम है और d2 ज्यादा है। और पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस के बीच ये जो लगने वाला फोर्स होगा, ऑफ कोर्स इट विल बी अट्रैक्टिव, और अट्रैक्टिव फोर्स का जो वैल्यू होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रिपल्सिव फोर्स। व्हाई? बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्स के लिए जो डिस्टेंस हमारा है d1 वो कम है, कम डिस्टेंस पर फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होगा, डोमिनेट करेगा,
और जो रिपल्सिव फोर्स है उसके लिए जो डिस्टेंस है दैट इज d2, वो हमारा ज्यादा है तो वो फोर्स वीक होगा। तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा स्ट्रांग है और रिपल्सिव फोर्स वीक है। तो फाइनली न्यूट्रल ऑब्जेक्ट भी इस पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज रॉड किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो निगेटिवली चार्ज तो हो ही सकता है एज वेल एज न्यूट्रल भी हो सकता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, आइदर निगेटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े। इफ अ डाइलेक्ट्रिक बी इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन द वैल्यू ऑफ इट्स कैपेसिटेंस। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट्स पैरेलली अरेंज होते हैं, दोनों के बीच अगर डिस्टेंस है d और उनका जो प्लेट का एरिया, अगर ये प्लेट का एरिया इक्वल है लेट इट a, इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। इफ वैक्यूम, इन दोनों प्लेट के बीच जो मीडियम है वो वैक्यूम हो, इन दैट केस यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, इस दोनों प्लेट के बीच एक डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करना है। तो जब आप डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करेंगे तो उस डाइलेक्ट्रिक का परमिटिविटी आप यूज करेंगे। ये वैक्यूम के केस में कैपेसिटेंस है, और अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक यूज करते हैं तो उस केस में हमारा जो कैपेसिटेंस होगा वो इन दोनों के बीच जो भी डाइलेक्ट्रिक है उसका हम लोग परमिटिविटी यूज करेंगे लेट इट इप्सिलन। तो ये हो जाएगा इप्सिलन नॉट a बाई डी, एंड ऑल्सो इप्सिलन इज इप्सिलन नॉट टाइम्स ई आर। तो हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इप्सिलन नॉट ई आर ए बाई डी। तो जब आप इसे सी नॉट वैक्यूम के केस से जब कंपेयर करते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा टर्म देखने को मिलता है, रिलेटिव परमिटिविटी का टर्म। तो डेफिनेटली हमारा जो डाइलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है ई आर टाइम्स, जो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो जब आप डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करेंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, फिफ्थ का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन 6 है ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज। तो जैसा कि आपने इसके डेफिनेशन में पढ़ा होगा, ओम्स लॉ इज वैलिड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो हमारा रजिस्टर है या कंडक्टर है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट होता है। तो टेम्परेचर लो हो या हाई हो, टेम्परेचर जो है वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होना चाहिए। तो ये वैलिड है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े। सेवंथ है द एग्जाम्पल ऑफ नन ओमिक रेजिस्टेंस। नन ओमिक रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? तो जितने भी कंडक्टर्स हैं वो ओमिक रेजिस्टेंस होते हैं। ओमिक रेजिस्टेंस उसे कहते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ओम्स लॉ दैट इज बी इज इक्वल टू आई आर। जो भी इस लॉ को फॉलो करेंगे उस केस में अगर आप वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ ड्रॉ करेंगे यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, और डेफिनेटली इस स्ट्रेट लाइन का अगर आप स्लोप फाइंड करते हैं दैट इज स्लोप, जिसे कि हम लोग tan थीटा से डिनोट करते हैं, तो भी आई ग्राफ का स्लोप, टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो आपको रेजिस्टेंस देता है और ये एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो जिस ऑब्जेक्ट में ये स्ट्रेट लाइन आपको मिले तो आप बोलेंगे कि ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है। लेकिन अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं मिले तो हम लोग कहेंगे कि द सब्सटेंस विल नॉट फॉलो ओम्स लॉ। तो ये हमारा डायोड के केस में होता है। डायोड के केस में जो हमारा ग्राफ होता है वो ग्राफ वो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता है, वो सेमीकंडक्टर के चैप्टर्स में आप देखेंगे। तो डायोड जो है वो नन ओमिक रेजिस्टेंस है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डायोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8
Kirchhoff's first and second law for electrical circuit are consequence of। तो Kirchhoff's में लॉ में हम लोगों ने दो लॉ देखा था। फर्स्ट लॉ में हमने देखा था summation of I is 0, that is algebraic sum of current meeting at a point is 0। ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और दूसरे लॉ में हम लोगों ने किसी लूप के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप का एल्जेब्रिकल सम देखा था जो कि वो 0 होता था। तो ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट लॉ के लिए होगा कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज और सेकंड के लिए होगा कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी रेस्पेक्टिवली, मतलब इसी ऑर्डर में। फर्स्ट लॉ के लिए कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज और सेकेंड लॉ के लिए कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज। तो 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑल ऑफ यू नो दैट कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड ऑफ कोर्स नेगेटिव होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम्ब। तो अगर हम लोग यूनिटरी मेथड अप्लाई करें तो हम लोग कह सकते हैं कि सिंस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब contains 1 electron, therefore 1 coulomb contains 1 divided by 1.6 into 10 to the power -19 electrons। और जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आपको मिलेगा वो आपको 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा। तो सभी को इसे सॉल्व करेंगे वीडियो को पॉज करके और चेक करेंगे कि आपको क्या आंसर मिल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10, इलेक्ट्रिक चार्ज capital Q is enclosed by a Gaussian spherical surface of radius r. If the radius is doubled, then outward electric flux will be। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हमारा कोई स्फीयर है और उस स्फीयर के अंदर एक चार्ज है, तो इस सरफेस के थ्रू जो टोटल फ्लक्स होगा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ वो होता है टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम लोग इसके रेडियस को इंक्रीज करके 2r कर दें, रेडियस को डबल भी कर दें, तो भी इसके अंदर जो चार्ज होगा, ये फर्स्ट केस में था, सेकेंड केस में भी अगर हम फ्लक्स निकालते हैं तो इस सरफेस के अंदर का टोटल चार्ज वो सेम रहेगा Q। और जब हम लोग इसे एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट केस और सेकेंड केस दोनों केस में आपका आंसर सेम आने वाला है, दैट इज φ1 = φ2। तो यहाँ पर ये अनचेंज्ड रहेगा, देन द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल रिमेन्स अनचेंज्ड। और इसे आप दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं कि किसी भी सरफेस, क्लोज्ड सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है उस सरफेस से को पेनेट्रेट करने वाले इलेक्ट्रिक नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है। तो इनर सरफेस से जितने इलेक्ट्रिक फील्ड पेनेट्रेट होंगे वो आउटर स्फीयर से भी होंगे, तो सेम नंबर्स आपको मिलेगा। डेफिनेटली दोनों केस में आपको सेम फ्लक्स ही मिलने वाला है। तो यहाँ पर रिमेन्स अनचेंज्ड करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the specific resistance of a rod of copper as compared to that of thin wire of copper is। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ρl/a। तो रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है,
और ये जो रो है, रो को ही हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डायमेंशन से इंडिपेंडेंट होता है, चाहे आप थिक वायर लें या थिन वायर लें, उसको लेंथ और एरिया से कोई मतलब नहीं है। रो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, और यहाँ दोनों केस में हम लोग कॉपर के मटेरियल का ही यूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारा जो रो होगा वो सेम होगा। बट अगर मैं रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के जगह पर रेजिस्टेंस बोलता, तब डेफिनेटली वो लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता और हमारा रेजिस्टेंस डिफर करता। तो यहाँ पर चूंकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दैट इज रो है, रो इंडिपेंडेंट होता है लेंथ और एरिया से, तो यहाँ पर वो सेम होगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, तो फ्लक्स का फॉर्मूला आप जैसा कि जानते हैं वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में एक फॉर्मूला आपने देखा था, माइनस dv बाई dx, निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसका यूनिट होगा वोल्ट, dv मतलब चेंज इन पोटेंशियल, उसका यूनिट हम लोग वोल्ट यूज करेंगे, और डिस्टेंस के लिए मीटर, तो वोल्ट पर मीटर इज इट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हम लोग वोल्ट पर मीटर यूज करेंगे, और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर यूज करेंगे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तब आपको मिलेगा वोल्ट मीटर। सो करेक्ट ऑप्शन इज वोल्ट मीटर। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हम लोग एफ बाई क्यू से न्यूटन पर कूलम का भी यूज कर सकते हैं। तो यस, आप न्यूटन पर कूलम का भी यूज कर सकते हैं, बट जो हमारे पास ऑप्शन, अगर आप न्यूटन कूलम का यूज, न्यूटन पर कूलम का यूज करेंगे, उस केस में आपका फ्लक्स का यूनिट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया का यूनिट अगर आप रखेंगे तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो ये ऑप्शन हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पर वोल्ट पर मीटर का यूनिट यूज करेंगे। तो होप, हाँ, अगर कोई स्टूडेंट्स टोटल चार्ज बाय इप्सिलन नॉट से सॉल्व करते हैं तो चार्ज का यूनिट होता है कूलॉम, लेकिन इप्सिलन नॉट का यूनिट आपको फाइंड करना होगा बाय कूलॉम्स लॉ के फॉर्मूला से, और उसके बाद आपको मिलेगा। तो सबसे सिंपलेस्ट मेथड यहाँ पर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पर आप वोल्ट पर मीटर का यूनिट यूज करें, और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, और सॉल्व करेंगे यू विल गेट वोल्ट मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13, अ वायर P is half the diameter and half the length of wire Q of similar material। तो यहाँ पर दोनों का मटेरियल सेम है, मतलब दोनों का रो जो होगा वो सेम होगा। द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ P टू दैट ऑफ Q। तो हमारा जो एक मटेरियल P है, एक Q है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अ वायर P is half the diameter, वायर P का जो डायमीटर है वो कम है। तो लेट अस सपोज कि Q का जो डायमीटर हम लोग यूज कर रहे हैं वो D यूज कर रहे हैं, तो इसका डायमीटर हम लोग यूज करेंगे D बाई 2। सॉरी, यस, ये इसका डायमीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक डायमीटर होगा D/2। So a wire P is half the diameter and half the length of wire Q। तो Q का लेंथ, सपोज करिए कि Q का लेंथ है L, तो इसका जो लेंथ होगा वो होगा L/2। इसके, और दोनों चूंकि सेम मटेरियल का है तो दोनों का रो हम लोग दोनों का सेम यूज करेंगे। अब अगर फर्स्ट केस में आप रेजिस्टेंस निकालते हैं तो रेजिस्टेंस विल बी रो एल के जगह पे हम लोग L/2 का यूज करेंगे, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो इस केस में हम लोग एरिया के जगह पर यूज करेंगे एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। और जैसा कि आपको पता है रेडियस होता क्या है, तो डायमीटर का हाफ होता है, तो इस केस में डायमीटर क्या है, तो डायमीटर है D/2। तो रेडियस के जगह अगर डायमीटर कैपिटल डी होता तो हम लोग D/2 का
होल स्क्वायर यूज करते। और एज यू नो कैपिटल डी का वैल्यू क्या है, तो कैपिटल डी का वैल्यू है d/2, सो इट विल बी पाई d/2 और ये मिलके हो जाएगा d/4, ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। सो एरिया के जगह पर आपको लिखना होगा पाई डी स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 16, जो कि ऊपर चला जाएगा। जब इसे आप सही तरह से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा रो एल 8 डिवाइडेड बाई ये 2 और 16 कट के 8 हो जाएगा पाई डी स्क्वायर। ये R1 का वैल्यू हम लोगों ने निकाला। R2 के वैल्यू के लिए आप अगेन रो एल, इस केस में एल एल ही है, और एरिया एरिया के जगह पर आपको यूज करना है पाई आर स्क्वायर, तो डायमीटर इज डी, तो डायमीटर का हाफ अगर आप कर दें तो आपको रेडियस मिल जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा रो एल पाई डी स्क्वायर और ये 4 जो कि ऊपर चला जाएगा, तो दिस वन इज द R2। आपसे पूछा गया है कि R1 और R2 का रेशियो क्या है, तो R1 के जगह पर आप लिखेंगे ये वैल्यू, दैट इज रो एल 8 डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर, और R2 के जगह पर आपको लिखना होगा रो एल 4 पाई डी स्क्वायर। तो यहाँ से रो एल कैंसिल हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, और 4 और 8 कैंसिल होकर 2 होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2:1। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, 2:1। तो होप स्टूडेंट्स आप इसे समझ पा रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द मटेरियल विच गिव्स लेस रेजिस्टेंस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जितने भी मेटल्स हैं वो उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, उसका जो रेजिस्टेंस का जो फंक्शन होता है वो आर टी इज इक्वल टू आर नॉट प्लस 1 अल्फा डेल्टा टी होता है। यहाँ पर अल्फा पॉजिटिव होता है, इट मीन्स कंडक्टर के केस में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है इन केस ऑफ मेटल और कंडक्टर। तो यहाँ पर गोल्ड, सिल्वर, मरकरी ये सब मेटल के एग्जाम्पल्स हैं, और ये हमारा जो सिलिकॉन है ये सेमीकंडक्टर का एग्जांपल है, और सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करें। तो करेक्ट ऑप्शन इज सिलिकॉन, बिकॉज सिलिकॉन इज सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के चैप्टर्स में आप देखेंगे कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस घटता है, क्योंकि उसमें जो कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स एज वेल होल्स वो इंक्रीज होते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ कैरियर्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के फॉर्म में होते हैं वो इंक्रीज होता है, जिससे कि कंडक्शन इंक्रीज होता है बट रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। सो यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करें। 15 an electron enters perpendicular to a uniform magnetic field, the path of the electron will be। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर कोई चार्ज परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करे, जैसे कि यहाँ पे चार्ज Q, इस केस में ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी वेलोसिटी से इंटर कर रहा है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ आपके मोबाइल के प्लेन के परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा फोर्स विल बी क्यू। क्यू के जगह पर हम लोग चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज ई लिखेंगे, भी लिखेंगे और बी लिखेंगे। तो क्यू भी क्रॉस बी, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये निगेटिव होता है, ये जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये निगेटिव होता है। इस केस में अगर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो आपको जो फोर्स का डायरेक्शन मिलेगा वो डाउनवर्ड मिलेगा, और ये फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होगा, जो कि इसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, और इस सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ये सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, जिसका कि उसका मैग्नीट्यूड होगा ई भी टी, और ये इसे प्रोवाइड करने वाला है सेंट्रीपिटल
फोर्स जो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका v स्क्वायर बाय r। तो इसे आप सॉल्व करके इसका रेडियस भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बट इस क्वेश्चन में हमें रिक्वायरमेंट है इसके पाथ की, तो इसका पाथ होगा सर्कुलर। अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में रेडियस पूछा जाता है तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी का टर्म कैंसिल हो जाएगा और रेडियस के लिए सिंपल अलजेब्रिकल कैलकुलेशन करेंगे, यू विल गेट mv बाई eb, वेयर E is what? E is the charge of electron। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रहता तो उस केस में हम लोग रेडियस के जगह पर mv बाई क्यू बी यूज करते। तो ये रेडियस का भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जो कि आपको जानना चाहिए, किसी ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जा सकता है। रेडियस इज इक्वल टू mv बाई क्यू बी। यहाँ पर हमें सिर्फ जरूरत है उसके पाथ से, द पाथ विल बी सर्कुलर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। 16. If EA be the electric field strength of short dipole at a point on its axial line, तो सपोज करते हैं कि ये है हमारा एक डाइपोल का ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये होगा डाइपोल का डायरेक्शन P और दिस वन इज द एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो इस सेंटर ऑफ डाइपोल से r डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट है दैट पॉइंट इज P, तो ये हमारे एक्सियल लाइन पर है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई r क्यू के। सिमिलरली अगर इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पॉइंट हो जो कि इक्वेटोरियल लाइन, इस लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम लोग इक्वेटोरियल लाइन भी कहते हैं। यहाँ पर अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हमारा पॉइंट P जो था वो एक्सियल पॉइंट था और यहाँ पर लेट अनदर पॉइंट लेट इट A, यहाँ पर जो पॉइंट होगा इसी को हम लोग ये इक्वेटोरियल के केस में कहेंगे और ये हमारा जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है EE। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसका डायरेक्शन होता है अपोजिट टू डाइपोल, डाइपोल का डायरेक्शन है राइटवर्ड, लेकिन इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डाइपोल के अपोजिट होगा और वो इस डायरेक्शन में होगा लेफ्टवर्ड। और इसका जो वैल्यू होता है वो वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P, और डायरेक्शन वाइज हम लोग करें तो -P हम लोग बोलेंगे -P बाई आर क्यू। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो एक्सियल वाले केस में आपको 2 मिल रहा है, डबल मिल रहा है, और जो इक्वेटोरियल वाले में ही यहाँ पर 2 नहीं है। तो आप देखने के साथ बता सकते हैं कि एक्सियल का जो वैल्यू है वो ज्यादा है एज कॉम्पेयर टू इक्वेटोरियल का। तो ये दोनों को अगर आप डिवाइड भी करते हैं फर्स्ट बाय सेकेंड, तो दोनों का जो रेशियो आएगा EA बाई EE, ये आएगा 2:1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसे बोल सकते हैं EA इज इक्वल टू 2 टाइम्स EA इज इक्वल टू 2 टाइम्स EE। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा EA इज इक्वल टू 2 टाइम्स EE। और अगर इसी को वेक्टोरियली हम लोग लिखें तो वेक्टोरियली दोनों का डायरेक्शन जो है अपोजिट है, इसलिए माइनस साइन भी होगा। मैग्नीट्यूड वाइज दिस वन इज करेक्ट, लेकिन अगर डायरेक्शन वाइज कहें तो डायरेक्शन वाइज दोनों का अपोजिट होता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े। टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन विल। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर दो करंट कैरिंग वायर है, पहला में करंट है I1, दूसरे में करंट है I2, तो इन दोनों के बीच जो सेम डायरेक्शन में अगर दोनों में करंट फ्लो हो रहा है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो ये अट्रैक्ट ईच अदर। और फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए आपने डेरिवेशन भी किया होगा, वो भी आप याद रखिएगा, म्यू नॉट I1 I2 2 पाई R।
तो ये वैल्यू भी याद रखेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए। सेम डायरेक्शन में करंट हो तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो, एक में ऊपर करंट जा रहा हो और एक में नीचे जा रहा हो, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर सेम डायरेक्शन में करंट है, सो डेफिनेटली बोथ विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो 17th का ऑप्शन होगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। द यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर की कैपेसिटी को हम लोग फराड में डिनोट करते हैं, कैपेसिटेंस का यूनिट हम लोग फराड यूज करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट वन है वोल्ट, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यूज होता है। न्यूटन ये फोर्स के लिए यूज होता है। फराड ये हम लोग कैपेसिटेंस के लिए या कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर के लिए यूज करते हैं, और एम्पियर करंट के लिए यूज करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज फराड। 19th है अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ। तो होप ये आपको पता होगा, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। line integral of magnetic field in a closed loop is equal to mu naught times current penetrating through the loop. So mu naught times I. तो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़े। A charge q is moving in a uniform magnetic field such that velocity is perpendicular to b, then force on the charge। तो ये प्रीवियसली भी हमने डिस्कस किया कि जो उस पर फोर्स लगेगा वो होगा क्यू बी क्रॉस बी। इस केस में दोनों के बीच क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। इट मींस थीटा इज 90 डिग्री। तो यहाँ पर फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा क्यू बी बी साइन थीटा, और थीटा के जगह पर आप 90 डिग्री यूज करेंगे। एज यू नो साइन 91 होता है, तो ये वैल्यू होगा क्यू बी बी। So correct option is QVB. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े। 21st, द एक्सप्रेशन फॉर लॉरेंट्ज फोर्स। तो लॉरेंट्ज फोर्स का एक्सप्रेशन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के प्रेजेंस में मिलता है। अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो चार्ज पर जो फोर्स लगता वो F इक्वल टू क्यू ही लगता, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में था। और अगर मैग्नेटिक फील्ड भी हो तो उसके प्रेजेंस में जो फोर्स लगेगा किसी चार्ज पार्टिकल पर जो कि भी वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो उस पर लगेगा क्यू बी क्रॉस बी। जब दोनों को आप कंबाइंड कर देंगे तो टोटल फोर्स जो होगा, ऑफ कोर्स वेक्टोरियली दोनों को आपको ऐड करना है। तो जब आप दोनों को ऐड करेंगे वेक्टोरियली तो यहाँ पर Q कॉमन ले सकते हैं आप, और Q को कॉमन लेके आप लिख सकते हैं E प्लस भी क्रॉस बी, और ये सब फैक्टर के टर्म्स में, इसलिए यहाँ पर आपको ये सभी बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा क्यू ई प्लस भी क्रॉस बी। यहाँ पर क्यू ब्रैकेट से बाहर निकाला गया। तो देखने में ये भी एक जैसा लग रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्यू है बट यहाँ पर क्यू नहीं है, तो दिस वन इज नॉट करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर क्यू दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्यू टाइम्स ई प्लस बी क्रॉस बी। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप एट मैग्नेटिक इक्वेटर। तो मैग्नेटिक इक्वेटर क्या है? जैसा कि आप जानते हैं हमारा अर्थ जो है एक मैग्नेट की तरह काम करता है, और हमारे अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इज समवेयर नियर टू साउथ पोल है, और मैग्नेटिक साउथ पोल जो है वो समवेयर नियर टू नॉर्थ पोल है। तो इन दोनों को जब आप मिला देंगे, दिस वन इज द एक्सिस, जिसको हम लोग मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं, ये मैग्नेटिक एक्सिस है। और इसके परपेंडिकुलर प्लेन जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है, दिस वन इज कॉल्ड मैग्नेटिक इक्वेटर। तो मैग्नेटिक इक्वेटर, और हमारा जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेट बाहर की तरफ मैग्नेटिक नॉर्थ से स्टार्ट होगा और मैग्नेटिक साउथ पे टर्मिनेट होगा, और अंदर में इस तरह से होगा। तो
यहाँ पर इक्वेटर पे आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन और जो हमारा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। और अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल आर पैरेलल टू ईच अदर, तो मैग्नेट ये जो एंगल ऑफ डीप है आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। एंगल ऑफ डीप बताता है एंगल बिटवीन रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके बीच जो एंगल बनता है उसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डीप। सपोज करिए रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो और हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच जो एंगल है उसी को हम लोग एंगल ऑफ डीप कहते हैं। तो इक्वेटर के पास रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल का डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। एज ए रिजल्ट दोनों पैरेलल होने के कारण दोनों के बीच का एंगल है 0 डिग्री। सो इक्वेटर पर मैग्नेटिक इक्वेटर पर एंगल ऑफ डीप होगा 0 डिग्री। अगर यही क्वेश्चन मैं पूछता पोल पर, तो पोल पर देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर है और जो हमारा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सिस के अलोंग है, तो यहाँ पर एंगल बन रहा था 90 डिग्री। तो अगर यही क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन में एंगल ऑफ डीप आपसे पूछूं नॉर्थ पोल पर या साउथ पोल पर, दोनों में से कहीं भी पूछूं, तो आपका आंसर होगा 90 डिग्री। तो पोल पर एंगल ऑफ डीप होता है 90 डिग्री, लेकिन इक्वेटर पर ये सेम होता है और वो वैल्यू है 0 डिग्री। इक्वेटर पर एंगल ऑफ डीप होता है 0 डिग्री। तो वो आप समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े। क्वेश्चन नंबर 23, what is the angle of deep at a place where the horizontal component of earth magnetic field is equal to vertical component? तो इस क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज ई एच और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बी भी दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो अगर मैं बोलता हूं कि इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करिए, तो आप एक पैरेललोग्राम बनाएंगे और इस पैरेललोग्राम का ये जो डायगोनल होगा ये डायगोनल आपको रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। तो ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से जो एंगल बना रहा है उसी को हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ डी। और इस ऑफ कोर्स ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप tan थीटा फाइंड करते हैं तो tan थीटा होगा परपेंडिकुलर, ये वैल्यू अगर बी भी है तो डेफिनेटली ये भी बी भी होगा। तो बी भी और बेस हमारा बी एच होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम है, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, मिलेगा आपको 1 और tan 45 डिग्री 1 होता है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि tan 45 1 होने के कारण हमारा थीटा जो है थीटा विल बी 45। तो इस केस में जो एंगल ऑफ डीप होगा दैट विल बी 45 डिग्री। तो अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल हो तो हमारा एंगल ऑफ डीप होता है 45 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर इनसाइड ऑफ बार मैग्नेट। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि हमारे बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, तो बाहर में मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जाता है और अंदर में साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है और ये हमेशा क्लोज लाइन बनाता है। तो आपसे पूछा गया है इनसाइड अ बार, तो इनसाइड अ बार में साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। अगर यही चीज आउटसाइड अ बार मैग्नेट पूछा जाता तब आप नॉर्थ से साउथ की तरफ बताते N2S, लेकिन यहाँ पर इनसाइड पूछा गया है तो इनसाइड में आप साउथ से नॉर्थ की तरफ बताएंगे। करेक्ट ऑप्शन होगा S ध्रुव से N ध्रुव तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ आर। तो मैग्नेटिक एलिमेंट हम लोग थ्री क्वांटिटीज दैट डिस्क्राइब मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द अर्थ, उसी को हम लोग मैग्नेटिक एलिमेंट्स कहते हैं।
तो करेक्ट ऑप्शन होगा 3 क्वांटिटीज दैट डिस्क्राइब मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, अ 50 मिली हेनरी कॉइल, तो ये 50 मिली हेनरी ये हमारे कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस है, एल का वैल्यू है 50 मिली, मिली का मतलब होता है 10⁻³ हेनरी कैरीज अ करंट, और इसमें जो करंट है वो है 4 एम्पियर का। सो एनर्जी स्टोर्ड इन इट इन जूल, तो एनर्जी का हमारा फॉर्मूला है एनर्जी स्टोर्ड इन इट, वो फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे, हाफ एल आई स्क्वायर। अब इसे आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद जूल में आंसर आएगा। तो चलिए लेट अस सॉल्व इट, आप लोग भी इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। फिर एल के जगह पर हम लोग लिखे हैं 50 इंटू 10⁻³ और आई के जगह पर हम लोग 4 का स्क्वायर दैट इज 16 लिखेंगे। तो ये 2 इंटू 16 ये 8 हो जाएगा, और 8 इंटू 5 40, और एक 0, और 10⁻³ के कारण आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होकर के 0.4 जूल आ रहा है। करेक्ट ऑप्शन इज 0.4 जूल, करेक्ट ऑप्शन इज ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 27, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज फाउंड बाय, तो पोलैरिटी जो कि डायरेक्शन बताता है, तो ये लेंजेस रूल से हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, फराडेज के रूल से हम लोग ईएमएफ का मैग्नीट्यूड बताते हैं, और उसका जो डायरेक्शन होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट का, वो हम लोग लेंजेस रूल से बताते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, तो करेक्ट ऑप्शन इज लेंजेस रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोटॉन, अ ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स हैव काइनेटिक इक्वल काइनेटिक एनर्जी, कंपेयर द रेशियो ऑफ देयर पाथ व्हेन नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। तो रेडियाई ऑफ पाथ, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली इंटर करता है। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि अगर वो परपेंडिकुलरली इंटर करता हो तो उस पर जो फोर्स लगेगा, जैसे इस केस में हम लोग डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं, और सपोज करिए कोई चार्ज है क्यू, भी वेलोसिटी से जब इसमें इंटर करता है तो उस पर फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू क्यू बी। अगर फोर्स पॉजिटिव हो तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से जब इसे फाइंड करेंगे तो ये फोर्स इधर लगेगा, और ये इसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, जिसके कारण ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स होगा mv²/r। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो रेडियस का वैल्यू आएगा एम भी बाय, यहाँ पर भी कैंसिल हो जाता और रेडियस इक्वल टू एम बाय क्यू बी आता। तो ये रेडियस का हमारा फॉर्मूला है, बट दिस इज डिपेंड्स अपॉन एम बी, बट हमें इक्वल काइनेटिक एनर्जी के केस के लिए करना है। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए एज यू नो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो हम लोग इक्वल काइनेटिक एनर्जी के लिए इसे सॉल्व करेंगे। तो आप एम भी एस यहाँ से v का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो v विल बी 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m, और इसका रूट अंडर हो जाएगा। तो रेडियस का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी जब आप निकालेंगे ये होगा m डिवाइडेड बाय क्यू बी, और वेलोसिटी के जगह पर डेफिनेटली हम लोग लिखेंगे 2k डिवाइडेड बाय m। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये देख सकते हैं एक m और यहाँ पर m है, तो ये सॉल्व हो करके जो आपको मिलेगा मैं उसे यहाँ लिख रहा हूँ, इट विल बी रूट अंडर 2k m बाई क्यू डी। ये आपको रेडियस का फॉर्मूला मिला।
तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, तो रेडियस डिपेंड कर रहा है स्क्वायर रूट ऑफ एम पर। अब हमें ये फाइंड करना है कि प्रोटॉन का मास, तो सभी को पता है प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास, अल्फा पार्टिकल का मास। तो इसे आप सॉल्व करेंगे। लेट अस सपोज दैट ये प्रोटॉन का मास, लेट ये प्रोटॉन के लिए रेडियस है, उसके बाद ये न्यूट्रॉन के लिए रेडियस है, और ये मैं ऊपर लिखता हूँ आर पी, रेडियस ऑफ प्रोटॉन के केस में हो जाएगा समथिंग कांस्टेंट, कांस्टेंट का वैल्यू यही है √2k/क्यूबी। तो हम लोग सिर्फ रेशियो से मतलब है, तो हम लोग इसको आरपी के जगह पर लिख सकते हैं। आरपी इज इक्वल टू √2k मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय क्यूबी। सिमिलरली न्यूट्रॉन के लिए, तो न्यूट्रॉन के केस में आप इसे लिखेंगे 2k मास ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय क्यूबी। और अल्फा पार्टिकल्स जो कि डबली हीलियम चार्ज होता है, तो रेडियस अल्फा के लिए जब आप लिखेंगे तो ये होगा 2k मास ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो कि डबली हीलियम चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन का मास ये हाइड्रोजन से बना है, तो इन तीनों का जब रेशियो आप फाइंड करेंगे तो आपको जो मिलेगा आर पी इज टू आर डी इज टू आर अल्फा का जो वैल्यू मिलेगा वो सिंपली मिलेगा √अंडर मास ऑफ प्रोटॉन, √अंडर मास ऑफ न्यूट्रॉन, और √अंडर मास ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। तो होप स्टूडेंट्स इसे आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर आपको करेक्ट ऑप्शंस मिलेगा। सो लेट अस सॉल्व इट। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप प्रोटॉन प्रोटॉन में जो मास, लेट अस सपोज प्रोटॉन का मास अगर हम लोग m यूज करें, तो न्यूट्रॉन में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन रहता है, दोनों का मास लगभग लगभग हम लोग इक्वल कंसीडर करें तो उसमें हम लोग को 2m यूज करना होगा। 2m, टू एम। और जो अल्फा पार्टिकल्स होंगे वो डबली चार्ज हीलियम आयन होते हैं, तो उससे 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके रहते हैं, तो उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन रहते हैं। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास हम लोग इक्वल कंसीडर करें तो वो लगभग 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। और जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो सबका m जो है वो कैंसल हो जाएगा, और यहाँ पे आपको 1 मिलेगा, यहाँ पे √2 मिलेगा, और √4 जैसा कि आप जानते हैं इट इज 2। सो करेक्ट ऑप्शन इज 1 इज टू √2 इज टू 2। तो करेक्ट ऑप्शन होगा 1, सी नंबर 1 इज टू √2 इज टू 2। तो 28 का ऑप्शन है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े। 29 में है, a current of 10 ampere is passing through a long wire which has same circular loop of the radius 20 centimeter as shown in the figure. Magnetic field produced at the center of the loop. तो ये जो जैसा कि फिगर्स में आप देख पा रहे हैं, इस स्ट्रेट वायर के कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 0 होगा, इसके कारण भी 0 होगा, और इसके कारण अगर आपको फॉर्मूला याद हो कि अगर कोई कंप्लीट सर्कल है तो उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है, सॉरी मैं लिख रहा हूँ, म्यू नॉट
आई म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल, जब उसे इंटीग्रेट करते हैं तो वो वैल्यू आता है 2 पाई आर बाई आर स्क्वायर। रेडियस यहाँ पर सेम है तो ये कैंसल हो करके ये फाइनली आता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 आर। तो ये कंप्लीट सर्कल के कारण है। आपके पास है सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल के केस में जो होगा वो इसका हाफ होगा, दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 आर। तो इसका फिर से हाफ करेंगे तो 2 r/2 जब आप करेंगे, ये जब सॉल्व करिएगा तो ये आएगा म्यू नॉट आई बाई 4r। तो यहाँ पर इसका वैल्यू हमें सॉल्व करना है, तो म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और आई के जगह पर आपको यूज करना है 10 एम्पियर का, 10 एम्पियर और 4 आर के जगह पर आप यूज करेंगे 20 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को आप मीटर में भी कन्वर्ट करेंगे। तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, तो मैं यहाँ पे 100 ऊपर में लिख दे रहा हूँ, सॉरी 100। नाउ लेट अस सॉल्व इट। तो ये 4 से 4 कैंसल हो गया और ये 20 और 100 मिल करके 5 हो गया और 10⁻⁻7 और 10 मिल करके 10⁻⁻6 हो गया। सो करेक्ट ऑप्शन इज 5 पाई 10⁻⁻6 और इसका यूनिट होता है टेस्ला। 10⁻⁻6 कैन बी रिटन एज माइक्रो टेस्ला। सो करेक्ट ऑप्शन इज 5 पाई माइक्रो टेस्ला। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी 5 पाई माइक्रो टेस्ला। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसे सॉल्व करेंगे बाय पुटिंग इन द फॉर्मूला म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4r पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़े। अ करंट 2 एम्पियर फ्लोज इन अ सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स एज शोन इन द फिगर। यू हैव टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो इस फिगर में अगर आप देखें तो सपोज करें कि ये 2+3, तो यहाँ पर 2+3 तो दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 5 ओम और यहाँ पर भी 3+2 तो ये भी होगा 5 ओम। तो दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर सेम है तो दोनों में सेम करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पर जो 2 एम्पियर का करंट है तो ये 2 भाग में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऊपर के पार्ट से 1 एम्पियर का करंट जाएगा और नीचे के पार्ट से भी 1 एम्पियर का ही करंट जाएगा। सपोज करिए अगर यहां पर मैं कंसीडर कर लूं कि लेट वोल्टेज एट पॉइंट डी इज वी, तो जब आप पॉइंट ए पर पहुंचेंगे तो करंट के डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ वोल्टेज डिक्रीज होगा। क्या होगा वोल्टेज, तो यहाँ पर वोल्टेज कितना डिक्रीज होगा, तो वो वोल्टेज अगर यहाँ वोल्टेज है V तो यहाँ का वोल्टेज होगा V माइनस IR। तो I का वैल्यू हम लोग 1 यूज करेंगे तो V माइनस 2। तो पॉइंट ए का जो वोल्टेज होगा दैट इज VA, वो होगा V माइनस 2। हम लोगों ने पॉइंट डी का वोल्टेज V कंसिडर किया है। सिमिलरली अगर आप पॉइंट बी पर वोल्टेज फाइंड करते हैं तो वो होगा V माइनस, यहाँ भी करंट के डायरेक्शन में वोल्टेज डिक्रीज होगा तो कितना डिक्रीज होगा, तो होगा V माइनस IR। I का वैल्यू है 1 और रेजिस्टेंस का वैल्यू है 3, सो इट विल बी V माइनस 3। नाउ यू हैव टू फाइंड VA माइनस VB। तो VA के जगह पर हम लोग लिखेंगे V माइनस 2 और VB के जगह पर लिखेंगे V माइनस 3। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो V माइनस 2 माइनस V प्लस 3, ये V से V कैंसिल हो जाएगा और 3 माइनस 2 इज 1। तो करेक्ट ऑप्शन इज +1 वोल्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज +1 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 31st।
Why is the Wheatstone breeze is more accurate than other methods of measuring resistance? अगर आप रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए किसी दूसरे टेक्निक का यूज करते हैं तो आप रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, आप रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट फाइंड करेंगे। तो ये जो वोल्टेज और करंट का रेशियो जब फाइंड करेंगे, सपोज आप वोल्ट मीटर या आमीटर का यूज करते हैं, तो वोल्ट मीटर और आमीटर इट विल विथड्रॉ सम करंट, और जिस चीज का आप वोल्टेज और करंट मेजर कर रहे हैं वो उसे अफेक्ट करता है। बट जब हम लोग वेट स्टोन ब्रीज का यूज करते हैं, तो जब वेट स्टोन ब्रीज बैलेंस्ड कंडीशन में होता है, तो बैलेंस्ड कंडीशन में जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर विल नॉट ड्रॉ एनी करंट। तो ये जो बीच का जो गैल्वेनोमीटर है, इट विल नॉट विथड्रॉ एनी करंट, ये कोई भी करंट विथड्रॉ नहीं करता है, इसके कारण ये एक्यूरेट मेजरमेंट देता है। तो करेक्ट ऑप्शन है बिकॉज इट बेस्ड ऑन नल मेथड। तो नल मेथड के कारण ये डिवाइस से जिसका भी आप रेजिस्टेंस मेजर करते हैं उससे वोल्टेज और करंट ड्रॉ नहीं करता। बेसिकली इट विल नॉट विथड्रॉ एनी करंट फ्रॉम मेजरिंग डिवाइस। मेजरिंग डिवाइस से किसी भी करंट को ड्रॉ नहीं करने के कारण वो सही वोल्टेज को रीड करता है। तो ये नल मेथड पर बेस्ड है। नेक्स्ट ऑप्शन है थ्री कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस C आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, देन व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। तो जैसा कि आप इस फिगर को देख पा रहे हैं, इस फिगर को अगर मैं सिंपल वे में ड्रॉ करूं, लेट की इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूं P और इस पॉइंट का नाम दे देता हूं मैं Q। तो आप देख सकते हैं कि A और Q दोनों सेम वायर से कनेक्टेड है, मींस A इज Q, तो Q के जगह पर आप A भी लिख सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकली बोथ पॉइंट्स आर सेम। सिमिलरली ये जो पॉइंट B है ये भी सेम वायर से कनेक्टेड है, तो ये पॉइंट अगर B है तो इस पॉइंट, ये जो पॉइंट P है, पॉइंट P को भी इलेक्ट्रिकली हम लोग पॉइंट B ही कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप फिगर को सिंपल वे में ड्रॉ करें, तो पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में पहला कैपेसिटर आपको ये मिलेगा A और B के बीच में। तो लेट अस ड्रॉ इट। सिमिलरली पॉइंट और B के बीच में दूसरा कैपेसिटर आपको मिलेगा, वो ये रहा। सिमिलरली पॉइंट A और B के बीच में तीसरा कैपेसिटर आपको मिलेगा, वो भी हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि तीनों कैपेसिटर्स पैरेलली कनेक्ट हैं, और पैरेलल के केस में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। यहाँ पर तीनों का वैल्यू सेम है, सो C प्लस C जब तीनों को सिंपली आप ऐड करेंगे, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी 3C। तो इसका आंसर होगा 3C। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द बेसिक cesium chloride structure, cesium plus and chlorine ions are arranged in VCC configuration। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन जस्ट आपको फिगर पर ध्यान देना है। जैसा कि फिगर दिया हुआ है, द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय 8 CS प्लस आयन, ये CS प्लस आयन क्या है, ये क्यूब के कॉर्नर पर अरेंज्ड हैं, और क्लोरीन माइनस आयन क्या है, तो इस क्यूब के सेंटर पर प्लेस्ड है। तो आप सिमेट्री से बोल सकते हैं कि सपोज करिए कि लेट अस सेलेक्ट एनी सीजियम प्लस आयन, CS प्लस आयन, किसी भी CS प्लस आयन को आप कंसीडर कर लें। तो ये CS आयन इस Cl माइनस आयन पर जो फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, डायगोनली अपोजिट, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसके अपोजिट। सिमिलरली ये CS, अब आपको कोई ना कोई दूसरा CCS प्लस आयन मिलेगा जो इस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा अलोंग द सेम डायगोनल। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इसके इन दोनों के कारण आपको जीरो फोर्स मिलेगा। सिमिलरली अगर आप इस CS प्लस आयन को देखें, तो जब इसके डायगोनल से आप मिलाएंगे तो ये CS प्लस क्लोरीन आयन को अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली इसका जो डायगोनली अपोजिट CS प्लस आयन होगा वो भी इसे अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों एक दूसरे को फिर से कैंसिल कर देंगे और फिर से जीरो मिलेगा। इसी तरह से हर एक सीजियम आयन क्लोरीन आयन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। फर्स्ट केस में भी ये
सीजियम क्लोरीन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, तो इसका डायगनली अपोजिट जो CS+ आयन था वो भी उसे डायगनली अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। तो दोनों का कॉम्बिनेशन के कारण वेक्टर सम 0 हो जा रहा था। तो हर एक फोर्स का कोई अपोजिट फोर्स मिलेगा जो कि आपको एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और इस तरह से ये जो टोटल 8 CS+ हैं वो सभी एक दूसरे के फोर्स को कैंसिल करेंगे और आपको 0 फोर्स मिलेगा। तो ये सिमेट्री से आप आसानी से डिसाइड कर सकते हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 0 फोर्स। 34 में व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो जैसा कि आपको पता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में वोल्टेज कांस्टेंट होता है, और जब भी हम लोग कांस्टेंट बी भी निकालते हैं तो वो माइनस ई डॉट डी आर से निकालते हैं। दैट इज इट कैन बी रिटन एज माइनस ई डी आर कॉस थीटा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो नॉन जीरो होता है। डिस्टेंस हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस के लॉन्ग मूव करते हैं तो dr भी नॉन जीरो होता है। लेकिन cos थीटा, थीटा को हमें 90 डिग्री लेना होगा, बिकॉज cos 90 जीरो। तो इन तीनों का प्रोडक्ट जीरो होने के लिए थीटा मस्ट बी 90 डिग्री, बिकॉज cos 90 इज जीरो। तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच हमें 90 डिग्री का एंगल चाहिए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है व्हेन अ मैग्नेट इज मूव्ड विथ नॉर्थ पोल टुवर्ड्स अ क्लोज्ड कॉइल द नियरर एंड ऑफ द कॉइल एक्ट्स एज। तो सपोज करिए ये हमारा कॉइल है और ये आपका मैग्नेट है। तो जब आप नॉर्थ पोल को मूव करते हैं क्वाइल के तरफ, तो लेंजेस रूल के अकॉर्डिंग ये क्वाइल इस नॉर्थ पोल को अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं होने देना चाहता है, वो उसे रिपेल करना चाहता है। तो ये तभी हो सकता है जब ये खुद भी नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करे। बिकॉज लेंजेस रूल हमें बताता है कि जो काउज है मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने का, उसको ये अपोज करता है। तो सो ये नॉर्थ पोल की तरह अगर बिहेव करे तो एज यू नो नॉर्थ और नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सो डेफिनेटली जो हमारा नियरर एंड ऑफ द कॉइल है वो भी नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। सो होप स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चंस को आसानी से समझा होगा। आप एक बार फिर से इन सारे क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पर नोट डाउन करें और एक बार रिपीट करें। इसके अलावा भी अगर किसी क्वेश्चंस में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज करेंगे, तो हम लोग उस पर फिर से डिटेल से देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट मॉडल सेट को डिस्कस करेंगे।